रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला टर्म जो आपका अभी स्क्रीन पे है वो ऑक्सीकरण और अपचयन है। ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया की लिस्ट का 7वां पॉइंट है, यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? इसके पहले हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, इसके पहले आपने समायोजन अभिक्रिया पढ़ा जिसको आप एसोसिएशन या डिसोसिएशन कहते हैं। उसके बाद आपका विस्थापन अभिक्रिया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया था। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में भी स्टडी करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन का जो टर्म होता है, या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड पहले आपको कुछ नॉलेज मैं आपको दे दूं। आप इसके स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके विपरीत जहां हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का त्याग होता है उसे अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया को अंग्रेजी में अपचयन की प्रक्रिया को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन और ऑक्सीकरण, ये जो दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, इनके बिना आप रासायनिक अभिक्रिया का संचालन नहीं कर सकते। कारण क्या है? अगर कोई पदार्थ क्रिया करता है और दूसरे किसी पदार्थ के द्वारा वो संयोग करता है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो एक तरह से ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया ही होती है। हर रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रारूप है वो ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित है। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं न हो तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं हो सकती। वो क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के द्वारा एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करता है, तब जाकर के तीसरे किसी तत्व या यौगिक का निर्माण करता है। जैसे आवर्त सारणी या तत्व की जो सारणी होती है उसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं सारे के सारे तत्व अस्थायी नहीं होते। सिर्फ नोबल गैसें या आप कह सकते हैं अक्रिय गैसें ही अस्थायित्व प्राप्त करती हैं। ये अक्रिय गैसें आवर्त सारणी में सबसे लास्ट ग्रुप में, यानी आखिरी समूह, यानी 18वें ऊर्ध्वाधर कॉलम में व्यवस्थित की गई हैं। इनका नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होता है। ये अक्रिय गैसें ही पूरे आवर्त सारणी के अन्य तत्वों को संचालित करती हैं और अपने अनुसार उनके अस्थायित्व को बनाने के लिए उनके साथ आपस में क्रिया कराकर यौगिक निर्माण करवाती। कहने का अर्थ यह है कि सोडियम, चाहे क्लोरीन, जिंक, आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन, कोई भी तत्व हो, अक्रिय गैस को छोड़कर कोई भी तत्व अस्थायी नहीं होता है। तो वो तत्व अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है तब बताया जाता है। वो इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से, साझेदारी से वो किसी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता। अब अगर एक उदाहरण हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण दो प्रकार के तत्वों से होता है। अगर सोडियम क्लोराइड जो आपका है वो दो तत्वों से बनता है, एक Na और एक Cl, तो फिर Na को Cl के साथ जुड़ने या संयुक्त होने की क्या जरूरत, या Cl को Na के साथ संयोग करने की क्या जरूरत? तो उसका एक कारण होता है, वो हम आपको बताते हैं कि जो आपका सोडियम क्लोराइड का टर्म है उसमें NaCl का निर्माण क्यों होता है। तो हम आपको बताते हैं कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब सोडियम के बैलेंस सेल, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, 9th में भी आपने पढ़ा है, KLM जो सेल होते हैं, KLM, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम के हिसाब से, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम अपने बैलेंस सेल में यानी बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है,
और क्लोरीन अपने बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो इसके भी बाह्य कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो और इसके भी बाह्य कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये अष्टक नियम के आधार पर ये अपना अस्थायित्व प्राप्त करते हैं। लेकिन इस स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका दिखाया गया है ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए सोडियम क्या करता है? अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को स्थानांतरित कर देता है, या ये कह लीजिए ट्रांसफर कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कक्षा में देखें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 है। सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैंने 1 दिखाया। अब जैसे ही सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को ट्रांसफर करता है तो अगले केस में ये सोडियम एक धनावेश प्राप्त कर लेता है और ये क्लोरीन आपका एक ऋणावेश प्राप्त कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से सोडियम के पास जो बचा हुआ विन्यास वो 2-8 हो जाता है और क्लोरीन के पास जो बचा हुआ विन्यास होता है वो 2-8-8 हो जाता है। अब क्लोरीन जो है इस विन्यास को लेकर के अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है और एक अक्रिय गैस आर्गन के समान हो जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है और जिसका विन्यास जो होता है वो 2-8-8 होता है। और ये सोडियम आगे चल करके इस विन्यास के चलते एक अक्रिय गैस नियान को प्राप्त करता है, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और विन्यास इसका 2 और 8 होता है। तो सोडियम जब आपका इस स्थिति में है तो वो तो 2-8-1 था, क्लोरीन आपका क्या है 2-8-7 था। अब इस विन्यास को अगर देखा जाए और इससे मैच किया जाए तो क्या होगा? एक बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन सोडियम स्थानांतरित कर दिया है और इस विन्यास को अगर इस विन्यास से देखा जाए तो क्या अंतर आएगा? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी अष्टक से 8 से, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का लेकर अपना अष्टक पूरा करता है। तो ये 2-8-8 का विन्यास अक्रिय गैस आर्गन की तरह हो जाता है और ये 2-8 का विन्यास नियान के बराबर होता है। तो कहने का आशय ये है कि सोडियम और क्लोरीन को आपस में जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो प्रकृति में सारे तत्व अगर एक दूसरे से संयोग नहीं करते तो हम इतने कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं कर पाते, तो फिर हम अपने डेली लाइफ में यूज इनका नहीं कर पाते। तो कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण उनके तत्वों के संयोग से होता है और उस संयोग में इलेक्ट्रॉनों का सबसे अहम रोल होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो यही है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दूसरे तत्वों से संयोग करके किसी यौगिक या किसी अणु का निर्माण करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा सहयोग ऑक्सीकरण और अपचयन का होता है। इसमें मैं आपको आगे भी बताऊंगा ऑक्सीकरण अपचयन में ये जो प्रक्रिया हुई है जहां पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है यानी स्थानांतरित किया, तो उसको हम अगर अभिक्रिया के रूप में दिखाते हैं तो हमने लिखा सोडियम गोज टू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन और यहां नीचे लिखेंगे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Cl माइनस। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। ये जो प्रक्रिया नीचे Cl की हो रही है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अगर इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम आगे भी कॉन्सेप्ट में आपको बताएंगे डिटेल कि यही आपका ऑक्सीकरण होता है। और इस प्रक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है तो इसी प्रक्रिया का नाम क्या होगा? अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, यानी ये जो अभिक्रिया दिख रही ये भी ऑक्सीकरण और अपचयन है। तो इसलिए हमने कहा कि जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं से तत्वों के रूप में, इलेक्ट्रॉनों के रूप में, आवेशों के रूप में ऑक्सीकरण और अपचयन के रूप में ही होती। तो हम लोग अपनी परिभाषा के आधार पर देखें
कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, और वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है उसे हम अपचयन कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ऑक्सीकरण और अपचयन की, ये परिभाषा तत्वों के आधार पे, और यहाँ जो हमने आपको परिभाषा दी है अभिक्रिया में कि ये ऑक्सीकरण लिखा है और इसको हमने अपचयन दिया है, इसका मतलब होता है ये किस आधार पे है? ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। यानी जिस तरह हम तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाते हैं उसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, आप धनायन बनाते हैं। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, आप ऋणायन बनाते हैं। उसी तरह अगर आप ऑक्सीजन का त्याग करते हैं तो आपका अपचयन होता है, अगर आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो आपका ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का अगर आपने त्याग किया तो ऑक्सीकरण होता है, और अगर आपने हाइड्रोजन ग्रहण किया है तो आपका अपचयन होता है। तो लास्टली हम जब सारे ऑक्सीकरण और अपचयन परिभाषाओं को एक साथ अगर बताएंगे तो हम ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या अंतर होता है ये भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो चले पहले हम अपनी डेफिनेशन को तत्वों के आधार पर कैसे व्यक्त करते हैं ये बताते हैं। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में आपने देखा कि ऑक्सीजन का क्या होगा? संयोग होगा, ग्रहण किया जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? त्याग किया जाएगा। अब जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि एक साधारण सी अभिक्रिया अगर हमने आपको बताई ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या होती है, तो ये जरा ध्यान से देखा जाए। C+O2 goes to CO2। यहाँ कार्बन अकेला है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब ये CO के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो CO2 का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में C+O2 goes to CO2 की अभिक्रिया में कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया। और आपने लिखा है कि जब आप ऑक्सीजन का संयोग करते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो इसका मतलब C+O2 वाली जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। यहाँ देखिए कॉपर धातु अलग है और ऑक्सीजन अभी अलग है, लेकिन अगले पद में कॉपर के साथ ऑक्सीजन दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि पहले कॉपर अलग था, लेकिन इस केस में कॉपर के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। इसका मतलब कॉपर और ऑक्सीजन का क्या हुआ? संयोग हुआ। अगर कॉपर और ऑक्सीजन का संयोग होता है तो इस प्रक्रिया को भी हम कह सकते हैं क्या? ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर आपने लिखा ऑक्सीकरण है क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। कार्बन भी ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है और कॉपर भी ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है, इसलिए ये दोनों अभिक्रियाएं क्या हैं? ऑक्सीकरण है। यहां पर भी मैंने आपको दिखाया क्या कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन यहां देखिए कॉपर अकेला है। तो इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया मतलब ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो यहाँ कॉपर ने ऑक्सीजन रखा है और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, उसने अगले पद में जाकर ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। तो अगर ऑक्सीजन का त्याग होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो ये सामने लिखा है, और क्या लिखा है? ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ऑक्सीजन का त्याग किसने किया? कॉपर ने किया, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। तो ये रहा आपका ऑक्सीकरण और ये रहा आपका अपचयन। इसके साथ साथ और भी एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व है। कैसे? ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, विन्यास को देखा जाए तो 2 और 6, इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन अपनी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, जबकि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और तब ये ऑक्सीजन 8 की जगह
10 हो जाता है और अपना विन्यास क्या दिखाने लगता है 2 8। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो इसके ऊपर 2 ऋणावेश आ जाता है। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, यानी इसके पास कुल 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसका KLMN विन्यास करने पे पता चलता है कि इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा? तो आपने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो ये अपना अष्टक पूरा कर सकता है इस तरह से। और जैसे ये 2 8 होगा, अष्टक पूरा मतलब क्या, ये नियॉन बन जाएगा जो कि अक्रिय गैस है। तो ऑक्सीजन नियॉन कैसे बना? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन में जुड़े तब ये 2 और 8 हुआ, यानी ये 10 होता है। तो ऑक्सीजन कैसा तत्व है? तो आप बोलेंगे इसके ऊपर ऋणावेश दिख रहा है, तो ये ऋण विद्युतीय तत्व है। तो ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब अब ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन -3 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, क्लोरीन -1 होता है, फ्लोरीन -1 होता है, ब्रोमीन -1 होता है, आयोडीन -1 होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, इन सारे तत्वों को, जैसे सल्फर को ले लीजिए -2 होता है। तो ये सारे के सारे तत्व कैसे तत्व हैं? ये सारे के सारे तत्व आपके ऋण विद्युतीय तत्व हैं। कैसे? ऋण विद्युतीय तत्व। क्यों? इनके ऊपर ऋणावेश दिखाया गया। क्यों आया इनके ऊपर ऋणावेश? तो आपने कहा इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस परिभाषा में तो केवल ये लग रहा है कि आप ऑक्सीजन का ही संयोग करेंगे ऑक्सीकरण में। तो बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, फिर भी हम उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं। समस्त अभिक्रियाओं में तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होगा। अब जैसे एक साधारण सी अभिक्रिया अगर हम लिख के दिखाते हैं आपको, यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमने कहा कि ये SnCl2 है, स्टेनलेस क्लोराइड। इसको हमने क्या किया, 2 क्लोरीन दे दिया, तो इससे अभिक्रिया का जो उत्पाद बनता है वो SnCl4 बना। अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित हम पढ़ चुके हैं। तो SN एक है, यहाँ पर भी एक SN स्टेनस जिसे टिन कहते हैं। यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन, सब मिला करके 4 क्लोरीन है। तो यहाँ भी 4 क्लोरीन है, यानी ये अभिक्रिया आपकी संतुलित है। तो इस अभिक्रिया को पूछा जाए क्या इसको ऑक्सीकरण कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये भी आपकी अभिक्रिया जो है वो क्या है, ऑक्सीकरण है। कह रहे अरे इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं लिया जा रहा है, इसमें तो क्लोरीन लिया जा रहा है, जबकि परिभाषा में लिखा है ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो हम कह रहे हैं क्या ऑक्सीजन का ही संयोग ऑक्सीकरण है? ये जरूरी नहीं है। तो जहां पर हम ऑक्सीजन बोल रहे हैं वहां पर अगर हम कहते कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त इन सभी तत्वों का भी संयोग होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसी फैमिली का मेंबर है, यानी ऋणावेशित ऑक्सीजन है। बाकी सारे मेंबर देखिए आपके ऋणावेशित हैं। इसका मतलब इनमें से किसी का संयोग अगर आप करते हैं तो वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। ये मेन बात आपको समझाना चाह रहे थे कि जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन का ही संयोग हम करें, हम सल्फर का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों को भी ग्रहण करते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम ऑक्सीकरण हो सकता है। तो ये अभिक्रिया अब ऑक्सीकरण क्यों है? क्योंकि SN के पास 2 क्लोरीन था, अब SN के पास देखें 4 क्लोरीन है। इसका मतलब SN ने 2 और क्लोरीन को ग्रहण किया। इसका मतलब है SN ने 2 ऋणात्मक क्लोरीन को ग्रहण किया, और ऋणात्मक को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये भी आपको कंफर्म करना था। तो ये जरूरी नहीं था कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सिर्फ ऑक्सीजन का ही संयोग होगा। हमें पता चला कि ऑक्सीजन हमारा एक ऋण विद्युतीय तत्व है और इसके साथ बहुत सारे और भी तत्व होते हैं जो ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, यानी इनका भी अगर संयोग होता है तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन का संयोग होता है, जहां आपने लिखा है अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं उसमें हाइड्रोजन नहीं होता,
तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हमारा एक धन विद्युतीय तत्व है। हाइड्रोजन पे हमें कौन सा आवेश दिखता है? प्लस दिखता है। तो अब प्लस का मतलब हो गया कि अन्य और भी जितने प्लस जुड़ेंगे आपको वो भी आप अपचयन कह सकते हो। तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन जहां पर प्लस है, हमने कहा एक आयन A प्लस है, एक B प्लस है, एक C प्लस है, ये सारे के सारे क्या है? धनायन हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन आयन है। तो वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्वों को ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसे अपचयन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इस प्रकार आपने कंफर्म किया कि ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व होंगे तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व होंगे तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार हम लोगों ने कंफर्म कर लिया ऑक्सीकरण और अपचयन को। क्या? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होता है, जबकि हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्वों का त्याग होता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसका ठीक विपरीत टर्म क्या? वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्वों का संयोग होता है, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों का त्याग होता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। तो सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ही नहीं बल्कि अन्य तत्वों के द्वारा भी की गई अभिक्रिया का नाम ऑक्सीकरण और अपचयन हो सकता है। इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, अन्य उदाहरण को देख के समझते हैं। इस अभिक्रिया को हमने इस प्रारूप में दिखाया। इस प्रारूप में दिखाने का हमारा क्या उद्देश्य है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये जो दो सदस्य आपको दिख रहे हैं, एक कॉपर का ऑक्साइड है और एक हाइड्रोजन है। एक के पास ऑक्सीजन दिख रहा है, एक के पास नहीं दिख रहा है। अगले पद में आते हैं। जिसके पास ऑक्सीजन था बाईं तरफ, अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था बाईं तरफ, अब उसके पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन पहले कॉपर के पास था, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास। तो इस अभिक्रिया में हम जो भी बताएंगे वो ऑक्सीजन के आधार पे बताएंगे। तो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है का क्या मतलब हुआ? कॉपर ने ऑक्सीजन का त्याग किया है। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है या ऑक्सीजन का संयोग किया। और आप बोलते हो कि अगर ऑक्सीजन का संयोग है, ऑक्सीजन का संयोग है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन का संयोग होता है तो अपचयन कहते हैं। तो अगर ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? अपचयन होता है। तो कॉपर ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? अपचयन करा रहा है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या करा रहा है? ऑक्सीकरण करा रहा है। तो क्या हम अगर ये पूछें कि इस दी गई रासायनिक अभिक्रिया में क्या ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है? हाँ, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? कॉपर ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है इसलिए अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है इसलिए ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक चीज अब कंफर्म करते हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है या दूसरे तत्व द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जा रहा है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, तो हम आगे भी पढ़ेंगे। यहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, उन क्रियाओं को कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स को अंग्रेजी में भी रिडॉक्स कहते हैं, REDOX। रिडॉक्स का मतलब दो वर्ड से है, मैं कंफर्म कर दूं आपको, रिड प्लस ऑक्स। रिड का मतलब होता है रिडक्शन, रिड का मतलब क्या होता है? रिडक्शन।
रिडक्शन मतलब अपचयन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, यानी रिडॉक्स, रिड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्स, ऑक्सीडेशन दोनों से बना है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स है। इसमें CuO का, Cu में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। H2 का H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इस तरह से ये कंफर्म होता है कि ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब हमको आगे के टर्म में बताना है रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अब इस अभिक्रिया के आधार पर नीचे लिखा हुआ है ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग, जो हम पहले बोल चुके हैं, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय संयोग तत्वों का संयोग होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन ही हो। ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व होता है तो दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व भी हो सकते हैं, तो वो ऑक्सीकरण है अगर वो ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण किए जाते हैं। हाइड्रोजन ही जरूरी नहीं, हाइड्रोजन एक धन विद्युतीय तत्व है तो हाइड्रोजन की जगह अगर दूसरे धन विद्युतीय तत्व भी आ जाएंगे तो भी उस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। और जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो उस अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो आप रिडॉक्स अभिक्रिया को अच्छी तरह एक बार कंफर्म हो लें कि रिडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो अभिक्रिया आपकी है इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण प्लस अपचयन। अब जरा एक अभिक्रिया में और आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे आप। SnCl2, इसकी रिएक्शन मैंने अभी कराई भी थी। नया तत्व यौगिक क्या है? FeCl3। इनके संयोग से हमने बनाया SnCl4 प्लस 2FeCl2। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें। SnCl2 प्लस 2FeCl3 goes to SnCl4 प्लस 2FeCl2। पहले अभिक्रिया को संतुलित असंतुलित के टर्म में समझ लिया जाए। SnCl2 में एक SN है, इधर भी आपका एक SN है, यहाँ 2 क्लोरीन है और यहाँ ध्यान से मल्टीप्लाई करिएगा। 3 2 जा 6, 3 दूना के 6। मैंने कहा था ना अणु परमाणु को गुणा करते हैं तब कुल परमाणु संख्या निकलती है। तो 6 क्लोरीन आपका यहाँ पर है, 2 क्लोरीन यहाँ पे है, तो कुल मिला के 8 क्लोरीन हो गया बाईं तरफ। आइए इधर देखते हैं, यहाँ 4 क्लोरीन आपका है और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो यहाँ पर भी 4 क्लोरीन हो गया, यानी इधर भी आपका 8 क्लोरीन है। Fe आपका यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी आपका Fe क्या है? 2 है। इसका मतलब हो गया क्या कि पूरी अभिक्रिया कैसी है? संतुलित है। हम इस अभिक्रिया को कह रहे हैं कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे है जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर SnCl2 के पास 2 क्लोरीन है, यहाँ FeCl3 के पास ध्यान से देखें 6 क्लोरीन है, 6 Cl है। यहाँ अब SnCl4 में आ जाइए तो आपको 4 क्लोरीन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आ जाइए तो अब 4 क्लोरीन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से अगर यहाँ आते हैं और हम अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो अब यहीं पर आपको कंफर्म हो जाना है कि पहले Sn के पास 2 ऋण विद्युतीय तत्व था Cl, अब Sn के पास 4 ऋण विद्युतीय तत्व है Cl। तो पहले 2 ऋण विद्युतीय था, अब उसी के पास 4 ऋण विद्युतीय है। इसका मतलब Sn ने 2 ऋण विद्युतीय तत्व को क्या किया? ग्रहण किया। इसका मतलब इस प्रक्रिया में जो ऊपर मैंने दिखाया इसको आप लिख सकते हो कि ये ऑक्सीकरण है। ये क्या है? आपका ऑक्सीकरण है। और यहां पर 6 क्लोरीन था, 6 ऋण विद्युतीय तत्व था, अब आपके पास 4 ऋण विद्युतीय तत्व दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ 6 से 4 हुआ है, 2 ऋण विद्युतीय तत्व
कम हुआ है, इसलिए आप इस प्रक्रिया का नाम क्या दे सकते हैं, अपचयन दे रहे हैं। सिंपल सी बात। SnCl2 में क्लोरीन कितना, 2, SnCl4 में क्लोरीन कितना, 4। क्लोरीन पे कौन सा आवेश पता चला था, ऋण आवेश। तो क्लोरीन कैसा तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है। अगर क्लोरीन आपका ऋण विद्युतीय तत्व है तो इसका मतलब 2Cl अब 4Cl दिख रहा है, किसके साथ, Sn के साथ। इसका मतलब इसने 2 ऋण विद्युतीय को लिया है और ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसलिए मैंने SnCl2 का SnCl4 में क्या दिखाया, ऑक्सीकरण हुआ। और यहाँ पे 6 क्लोरीन था, अब आपके पास 4 क्लोरीन है। पहले 6 ऋण विद्युतीय था, आपके पास 4 ऋण विद्युतीय हैं। कितना ऋण विद्युतीय कम हो गया, 2। तो आपने ऋण विद्युतीय तत्व का क्या किया, त्याग किया। इसलिए ये प्रक्रिया क्या है, अपचयन है। तो इसको सिंपली आप कैसे लिख सकते हो, जरा यहां पर मैं आपको दिखाऊं कि SnCl2 अगर SnCl4 में गया तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, और अगर 2FeCl3 है और ये 2FeCl2 में गया तो ये प्रक्रिया क्या है, अपचयन है। और चूंकि ये दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, ऑक्सीकरण भी अपचयन भी, ऑक्सीकरण भी अपचयन भी, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या था, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये भी आपकी कैसी अभिक्रिया हो गई, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन की जो आपने क्रिया देखी, उस ऑक्सीकरण अपचयन को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। ये आगे चल करके भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये टर्म आपको जानना जरूरी है कि किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। कि वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों का ग्रहण होता है, हाइड्रोजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्वों का त्याग होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्वों को ग्रहण करते हैं जबकि ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्वों का त्याग करते हैं, उसे हम अपचयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन ने ऑक्सीजन का संयोग किया है, इसलिए ऑक्सीकरण है। इस प्रक्रिया में कॉपर ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, इसलिए ऑक्सीकरण है। इस प्रक्रिया में कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए ये प्रक्रिया आपकी क्या हो गई, अपचयन की क्रिया हो गई। यहाँ पर आपको क्लियर करके दिखाया गया है कि जो आपका CuO है ये अकेला Cu में आ रहा है, और जो आपका H2O है अब वो H2 है वो H2O में आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का त्याग हुआ है। ऑक्सीजन का त्याग होना अपचयन कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया। ये हाइड्रोजन कहाँ से ऑक्सीजन पाया, ये हाइड्रोजन कहाँ से ऑक्सीजन पाया, ये हाइड्रोजन इस कॉपर का ऑक्सीजन पाया, बाहर से नहीं आता है ऑक्सीजन। इसी अभिक्रिया को संतुलित करा जाता है। किसी एक के साथ जो परमाणु रहता है उसे किसी दूसरे के साथ शिफ्ट कर देते हैं, दूसरे के साथ कोई परमाणु रहता है उसे तीसरे के साथ शिफ्ट कर देते हैं। ये सारा कुछ करते किसमें है, रासायनिक समीकरण में ही करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया एक साथ हो रही है। तो इस क्रिया को हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अगर हम एक अभिक्रिया और आपको बताते हैं इस तरह से कि अभिक्रिया के टर्म में अगर हम आगे बढ़ते हैं कि नाइट्रोजन एक तत्व है N2 और प्लस करके एक अभिक्रिया लिखते हैं 3H2 goes to 2NH3। यहां नाइट्रोजन अकेला है, अब वो हाइड्रोजन के साथ आके NH3 का निर्माण कर रहा है। इस अभिक्रिया को देख करके आपको क्या स्पष्ट होता है, तो आपका उत्तर होगा इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से संयोग किया। अगर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से संयोग नहीं होता तो ये अमोनिया नहीं बनाता, और अमोनिया के अणुसूत्र में जाके देखें तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, इसलिए ये प्रक्रिया कौन सी होगी, अपचयन की होगी। और लास्टली एक और रिएक्शन इससे रिलेटेड और दूसरा उदाहरण देखें, आप समझिएगा
N2 प्लस O2 गोज टू 2NO करके मैंने एक अभिक्रिया दिखाई। इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन अकेला था, लेकिन यहाँ उत्पाद साइड में देखा जाए तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, और ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण है। तो इसको हम दिखा सकते हैं क्या कि ये प्रक्रिया आपका ऑक्सीकरण है। अभी हमने कहा एक उदाहरण देखें, PCl5 था, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इस Cl के साथ देखा जाए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अगला उत्पाद क्या हमने दिखाया? PCl3 प्लस Cl2। इसमें तो ऑक्सीजन भी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित नहीं है। तो आपको याद होगा ऑक्सीजन नहीं है तो क्या क्लोरीन है। क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व होता है। अभी फास्फोरस के साथ यहाँ पर 5 Cl था, अभी फास्फोरस के साथ कितना Cl है? 3 Cl है। इसका मतलब 2 Cl का त्याग हो गया, 2 Cl बाहर चला गया, यानी इस PCl5 ने 2 क्लोरीन मुक्त कर दिया, 2 ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग कर दिया, और ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया का नाम होता है अपचयन। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अपचयन आप कंफर्म होते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन को एक साथ जब मिलाते हैं तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स कहते हैं।